Good evening, friends. I welcome you all on India's largest learning platform, Unacademy. Unacademy के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। Unacademy के मंच पे मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। I welcome you all on India's largest learning platform, Unacademy राजस्थान 360, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं अभी ACF FRO वैकेंसी पे फोकस कर रहे हैं और साथ साथ में RA संबंधित जो स्टफ है उसको भी हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो एक छोटा सा परिचय टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक परस्यू किया, 2013 में गेट क्वालिफाई किया। उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए परचेज ऑफिसर काम किया। गेट में ऑल इंडिया 6th रैंक आया था। उसके बाद आपका सिविल सर्विसेज मेंस 16 और 17 लगातार 2 बार क्वालिफाई किया। जो मेरा इंटरव्यू का अनुभव सिविल सर्विसेज का रहा वो मैं आपको इस मंच के माध्यम से साझा करता रहूंगा। राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो मैंने सीखी, जो मैंने गलतियां करी वो भी बताऊंगा आपको। एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन पे बेस्ड है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं। टैरी के साथ एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो हमने किया है। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आरपीएससी का रहा है, इंक्लूडिंग आरएएस वैकेंसी पे पिछले कुछ सालों से फोकस किया है और आपका एसीएफ एफआरओ वैकेंसी के बाद में आरएएस पे पूरा डेडिकेशन के साथ फोकस किया जाएगा। तो अनअकैडमी के प्लस ऐप पे जुड़ने के मल्टीपल बेनिफिट्स थे कि हम हर क्लास में आपसे कहते हैं क्लासेस लाइव रहती हैं। क्लासेस में जो कोर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है, मेन बात कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी आपको इसके साथ में मिलेगी। और चौथी बात, किसी भी वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी देख सकते हैं। क्लासेस लाइव रहती हैं, इंटरेक्टिव सेशन रहता है। आप अपने डाउट एजुकेटर से पूछते हैं, एजुकेटर उनका रिप्लाई रियल टाइम मैनर में कमेंट के थ्रू करते हैं। तो ये एक बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन है, एंगेजिंग सेशन है बिटवीन द एजुकेटर एंड द कैंडिडेट। बात करेंगे एसीएफ एफआरओ एग्जाम की, तो एसीएफ एफआरओ एग्जाम को लेके अभी एसीएफ एफआरओ पे खास फोकस कर रहा हूं। जनरल नॉलेज और इन्वायरमेंट, जीके और इन्वायरमेंट को लेके हमने कोर्स मैंने लॉन्च किया है अभी 16 अक्टूबर को। तो ये बेसिकली आपका जो स्टार्ट किया है ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है एसीएफ वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर से, जिसमें इनिशियली अभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के यूनिट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। उसके बाद जीके के, इसके बाद जीके जितने भी टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन है उसको भी यहां पे कवर्ड कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है कोड NAB10 यूज करेंगे तो NAB10 कोड यूज करने से आपको अनअकैडमी की फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सारे के सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। और तमाम मेरे साथ साथ अदर फैकल्टीज के वीडियो भी आप इस सिंगल फी में प्राप्त कर सकते हैं। 2 साल की जो फी है उसकी कॉस्ट है 7560 और 1 साल की जो फीस है उसकी कॉस्ट है 6300 सारे एग्जाम्स के लिए एसीएफ एफआरओ आरएएस। और अगर आप पटवारी लीड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके वीडियोस, उसके पीडीएफ भी आपको इस सिंगल फी में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं 20 तारीख को आज के दिन अनाउंसमेंट किया गया प्रेस नोट का अनाउंसमेंट किया गया और उस प्रेस नोट के तहत आपका जो परीक्षा है एसीएफ एफआरओ का जो एग्जाम है वो 22 फरवरी से और 1 मार्च के बीच रखने का निर्णय आरपीएससी ने किया है। 22 फरवरी से 1 मार्च तक जो आपका एग्जाम है उसका शेड्यूल्ड आरपीएससी ने आज घोषणा कर दी। जब से हमारे नए चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष पद पे उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद आज फुल कमीशन की बैठक हुई और फुल कमीशन के बैठक के तुरंत बाद 1:15 बजे के आसपास ये प्रेस नोट आया, जिसमें कि जो डेट पे चर्चा चल रही थी, काफी समय से इस पर डिस्कशन चल रहा था, स्लॉट को लेकर दिक्कत थी, 8 दिन का स्लॉट चाहिए था। फाइनली जाके फेब में इन्होंने डिसाइड करा एग्जाम को लेना 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो लेक्चर, ये टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं आज, इसमें हम स्ट्रेटेजी टाइम बाउंड मैनर में टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए टारगेट बेस्ड अप्रोच टाइम बाउंड मैनर में हम याद करते हुए आज हम कुछ चीजें जो समझने के प्रयास करेंगे, कैसे अपनी जो डायरेक्शन है टाइम का उसको हम इस तरह से अपनी तैयारी का जो रुख है वो टाइम के साथ तालमेल बना के चलें।
टाइम आपको मिल गया है, सफिशिएंट टाइम है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब इस सफिशिएंट टाइम का हम कैसे सदुपयोग करें, टाइम लाइन को आपके तैयारी के साथ में जो प्रिपरेशन है वो साइमल्टेनियस वे में होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि 2020 आज का हमारा अक्टूबर चल रहा है और आज आपकी 20 तारीख है। आपकी परीक्षा होगी 2021 फरवरी में और जो डेट आई है वो आई है 22 फरवरी की। तो बेसिकली आज की तारीख से काउंटडाउन को स्टार्ट मानेंगे तो 124 दिन आपके बचे हैं। 4 महीने से 4 मंथ से ज्यादा का टाइम आपको मिला है एग्जाम में। आज से आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली 1 to 4 124 दिन आपके पास बचे हैं आज की तारीख से। अब इन 124 दिन का कैसे हम बेटर वे में सदुपयोग कर सकें ताकि हमारी जो तैयारी है वो टाइम के साथ में पैरेलल चले, बाद में किसी तरह का बर्डन लोड नहीं आए और तैयारी सिलेबस जो जितना भी सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं वो हम टाइम बाउंड मैनर में फिनिश कर लें, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। अभी इस समय वाटर की स्केर्सिटी है और वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें सिंगल ड्रॉप इज वेरी क्रिटिकल, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग वाटर। उसी प्रकार एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं तो एवरी सिंगल डे मैटर्स। हर दिन आपकी तैयारी में उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको हर दिन उसी प्रकार तैयारी करनी चाहिए जैसे कि आप एग्जाम के 15-20 दिन करते हैं, तब जाके आपका कोर्स, आपका सिलेबस, एसीएफ के 4 पेपर हैं वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि एक बेसिक बात हम सब जानते हैं कि 4 पेपर आपके हैं इस पर्टिकुलर जो एसीएफ का स्ट्रक्चर है। 2 पेपर ऑप्शनल हैं, 2 पेपर कंपलसरी हैं। कंपलसरी पेपर का वेटेज 200 मार्क्स, ऑप्शनल पेपर का वेटेज 400 मार्क। बेसिक बात हम सब जानते हैं, ऑप्शनल पेपर 400 मार्क का है, कंपलसरी पेपर 200 मार्क का है। तो रेशो निकलता है 2:1। वेटेज ऑप्शनल पेपर का ज्यादा है एज कंपेयर टू कंपलसरी, 2:1 आपका रेशो है। अब एक बेसिक सी बात, यदि आपका ऑन एन एवरेज बेसिस पे स्टडी आवर्स जो है वो 9 घंटे प्रतिदिन है। यदि 9 घंटे प्रतिदिन आप स्टडी करते हैं, आपका जो पढ़ने का जो समय है वो 9 घंटे है हर दिन के हिसाब से, तो आप ऑप्शनल और कंपलसरी में उसी समय के अनुसार जो समय दिया है 9 घंटे का, आप रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। चूंकि ऑप्शनल का वेटेज ज्यादा है तो ऑप्शनल को फोकस करके चलना है ज्यादा। तो यहां पर ऑप्शनल और कंपलसरी को आप 6:3 के रेशो में बांट सकते हैं। पहली बात, 9 घंटे का शेड्यूल है, 6 घंटे ऑप्शनल को दीजिए डेली बेसिस पे और कंपलसरी पेपर को दीजिए 3 घंटे जिसमें जीके और आपका इंग्लिश इंक्लूडेड है। ये तो नंबर 1। अब हम बात करते हैं आपके जो स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले हमारा जो मुद्दा है उसको देखते हैं कि करंट अफेयर्स का जो हमारा सोर्स है, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि बेसिकली करंट अफेयर कब से करना चाहिए, करंट अफेयर के लिए कौन से सोर्सेज को रेफर करना चाहिए। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके लिए करंट अफेयर के संबंधी सारी की सारी जो है समस्याएं जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बेसिक आउटलेट में सारी जानकारी दी गई है। तो सोर्सेस, पहली बात सोर्सेस, करंट अफेयर का जो सोर्स है पीडी प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल मैगजीन। पीडी मैगजीन है क्रॉनिकल मैगजीन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इंडिया और इंटरनेशनल के लिए पीडी और क्रॉनिकल को आप कवर करिए। एनुअल एडिशन इसका आ चुका है, या तो एनुअल एडिशन ले लीजिए या मंथली एडिशन जो प्रीवियस मंथ के हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप ले लीजिए इसका एनुअल एडिशन। नंबर 1, डेली बेसिस पे आपको 20 मिनट देना है, मिनिमम 20 मिनट देना है आपको करंट अफेयर के लिए, या तो प्रतियोगिता दर्पण पे या क्रॉनिकल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, राजस्थान का जो करंट अफेयर है, चूंकि करंट अफेयर के 3 पिलर हैं, इंडिया, इंटरनेशनल, राजस्थान, राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। तो जब हम राज्य स्तर की बात करते हैं, राजस्थान लेवल की बात करते हैं, तो वहां पे आपका सिंगल सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स मूमल मैगजीन पूरा का पूरा आपका कवर कर देता है। तो मूमल मैगजीन को आप यहां पे लीजिए, डेली बेसिस पे 15 मिनट, डेली बेसिस पे ये काम, करंट अफेयर की एक्टिविटी डेली बेसिस पे होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए इसमें। 20 मिनट देने हैं आपको, इंडिया इंटरनेशनल को ज्यादा खबरें होती हैं, और 15 मिनट डेली बेसिस पे दीजिए मूमल मैगजीन राजस्थान का करंट अफेयर।
ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए, सबसे अहम सवाल जो कैंडिडेट्स लगातार पूछे मुझसे, हर लेक्चर में लोगों ने पूछा, और जो ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, सवाल पूछे लोगों ने कि बेसिकली करंट अफेयर को पढ़ना कब से है, कब से पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि करंट अफेयर आपका कब से पढ़ा जाए, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न और उसकी जो सर्टेनिटी वो है करंट अफेयर के लिए, वो काफी हद तक कंफर्म नहीं की जा सकी है। तो ये सवाल का जवाब मैंने यहां पे देने की कोशिश की है, और इसको एनालाइज करेंगे फैक्ट बेसिस पे। आरपीएससी के फैक्ट जो जुड़े हुए तथ्य हैं, उसी बेसिस पे फैक्ट बेसिस एनालाइज करेंगे करंट अफेयर हमें कब से पढ़ना है। तो पहली बात, आरपीएससी के जो एग्जाम पेपर्स हैं, जो अगस्त में, अभी हालिया अगस्त में 2020 में जो पेपर्स आपके कंडक्ट हुए हैं, उन्हीं पेपर का एनालिसिस पहले बेसिक लेवल पे कर लेते हैं। उससे हमें काफी हद तक करंट अफेयर का आइडिया लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्राध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा, प्राध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा का जो आपका स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन का जो वैकेंसी निकली थी, ये वैकेंसी आई थी 29/3/2018 को। वैकेंसी आई थी 29/3/2018, 29 मार्च को वैकेंसी आई थी संस्कृत का स्कूल लेक्चरर, प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा, जैसा कि आप यहां पे स्लाइड में देख सकते हैं। उसके बाद आपका 28/6/2019 को एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, जिसमें कि आपका एसीएफ एफआरओ एग्जाम तो था ही लास्ट ईयर 28/6 को, जो एसीएफ का एग्जाम फर्स्ट टाइम पोस्टपोन्ड हुआ था। उसके साथ साथ यहां पे देखेंगे तीसरे नंबर पे प्राध्यापक भर्ती, अगेन प्राध्यापक भर्ती संस्कृत शिक्षा विश्वविद्यालय संस्कृत लेक्चरर का एग्जाम आपका, जो कि 6/8/19 से 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में जो रखा गया था, ये एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हुआ था आपका एसीएफ के साथ में 28/6 को। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे जो गैप है एग्जाम्स का, ये 20 दिन का एग्जैक्टली गैप, 20 डेज का गैप दिखेगा आपको संस्कृत जो ये भर्ती परीक्षा है स्कूल लेक्चरर की, और आरपीएससी एसीएफ के एग्जाम में। अब ये जो आपका परीक्षा है, ये है भाई 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2020 को, 4 अगस्त 2020 को संस्कृत शिक्षा प्राध्यापक का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। तो यहां पे देखिए 45% मैक्सिमम 60%, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो साक्षी जी ने पूछा है और प्रीति काला जी पूछ रहे हैं ऑप्शनल मैथ्स कहां से करना है। तो आप लोगों के जो ऑप्शनल के सवाल हैं, ऑप्शनल के जो डाउट्स हैं, उसको भी मैंने यहां पे कवर करने की कोशिश की है, और मैं आपको ऑप्शनल का एक ब्रीफ वे में एक स्ट्रक्चर दूंगा जो आप हर ऑप्शनल में फॉलो कर सकते हैं। तो 4/8/2020 को संस्कृत वाला जो आपका शिक्षा प्राध्यापक भर्ती है, इसका एग्जाम पोस्टपोन्ड जो किया गया था, उसका पेपर किया गया 4 अगस्त 20 को, अभी अगस्त में इसका पेपर कंडक्ट किया गया। अब देखिए, ये जो पेपर आपका अगस्त 20 में कंडक्ट हुआ, वैकेंसी थी 2018 की, वैकेंसी थी 2018 की। अब यहां पे करंट अफेयर में अप्रैल के सवाल पूछे गए, अप्रैल 2019 के, अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं। देखिए, तीनों सवाल आपके अप्रैल 2019। रेड बस का एम्बेसडर कौन है? अप्रैल 2019। वाइस प्रिंसिपल जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का किसको अपॉइंट किया गया है? ये भी अप्रैल 2019। तो बेसिकली एग्जाम होता है आपका यहां पे 4 अगस्त 2020 को। वैकेंसी एसीएफ के साथ पोस्टपोन्ड होती है, लेकिन जो करंट अफेयर है वो अप्रैल 19 का लगातार क्वेश्चंस आपको अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के पूछे गए। ये बात साफ साफ से दिखाती है कि पेपर पहले बन चुका था। अब ये एग्जाम जो है आपका संस्कृत प्राध्यापक का और फॉरेस्ट वाला जो एग्जाम है, इनमें 20 दिन का गैप है। एग्जाम आपका फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से कुछ दिनों पहले जून के आखिरी हफ्ते में पोस्टपोन के लिए 28/6 को निकला था नोटिस। 28/6 और 6/8 को एग्जाम था, मतलब कि 45 दिन बचे थे आपके एग्जाम होने में। संस्कृत प्राध्यापक का पेपर पहले बना हुआ था, उस पेपर के बेसिस पे इसने सवाल यहां पे पूछ लिए। एक तो ये चीज। दूसरा फैक्ट देखिए, अभी एक एग्जाम हालिया हुआ, ये एग्जाम होता है आपका डेप्यूटी कमांडेंट। डेप्यूटी कमांडेंट 2020 की भर्ती 2020 में आई, और एग्जाम होता है आपका 23/8 को। ये भी अगस्त के मंथ में 23/8 को परीक्षा ली जाती है डेप्यूटी कमांडेंट। एक एग्जाम उसके साथ में और होता है इवैल्यूएशन ऑफिसर। तो डेप्यूटी कमांडेंट इवैल्यूएशन ऑफिसर एग्जाम साथ में कंडक्ट होते हैं। 23/8/2020 को ये पेपर लिया गया। इस परीक्षा में करंट अफेयर के सवाल देखिए। अब वैकेंसी 2020 की, एग्जाम 23/8, एग्जाम भी 2020 के अंदर, लेकिन सवाल करंट अफेयर का 2019 का। 2019 का यहां पे करंट अफेयर पूछा गया, किसको भारत रत्न दिया गया 2019 में। दूसरी बात, लोकपाल के चेयरपर्सन मार्च 19 में कौन अपॉइंट किए गए?
लोकपाल के चेयरमैन मार्च 19, अगेन डेट और टाइम नोट कीजिए, मार्च 19 में किसको अपॉइंट किया गया। वैकेंसी 2020 की है, पेपर 2020 में अगस्त में हो रहा है, लेकिन सवाल मार्च अप्रैल करंट के पूछे गए इस डेप्यूटी कमांडेंट और इवैल्यूएशन ऑफिसर के एग्जाम में भी। इसके साथ साथ किसको फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी आपका पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। अब इसी पेपर में 19 का करंट अफेयर है और 20 का देखिए, मार्च 20 का सवाल भी पूछ लिया इन्होंने मार्च 20 का सवाल भी यहां पर पूछ लिया। इनफैक्ट इन्होंने यहां पे अगस्त 20 तक का क्वेश्चन पूछा था। इस पेपर में मार्च के साथ साथ अगस्त 20 का क्वेश्चन पूछा है, मतलब रेंज देखिए आप, अप्रैल 19 से मार्च 19 से मार्च 20, उसके बाद अगस्त 20 तक के करंट अफेयर के सवाल इन्होंने यहां पे कवर्ड करे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ये हमें साफ साफ हिंट देता है, इससे हमें साफ साफ हिंट लगना चाहिए कि जो आरपीएससी करंट अफेयर का जो स्ट्रक्चर है, पेपर बना रहा है, सवाल बनाता है, यदि वो पेपर पहले बन गया होता है तो उसमें चेंज नहीं करता है, ऐसा यहां से प्रतीत होता है। पुराना करंट अफेयर भी है और नए करंट अफेयर के सवाल उसने पूछे हैं। तो आपको इस परीक्षा में सेफर साइड चलने के लिए, टू बी ऑन सेफर साइड, हो सकता है चेयरमैन नए आए हैं, नए चेयरमैन फैक्टर है, नए चेयरमैन आए, वो पेपर, यदि पेपर तो तय है, पेपर तो बन चुका था, पेपर तो आपका बन चुका था, पर नए चेयरमैन आए, वो पेपर को चेंज करवा दें। हो सकता है कि पुराना करंट अफेयर ना पूछा जाए, ये संभावना है, क्योंकि नए चेयरमैन साहब है, पेपर के स्ट्रक्चर को चेंज करा दें। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर में पुराने करंट अफेयर के सवाल नहीं आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आरपीएससी के खुद के एग्जाम जो कि अगस्त 20 में हुए हैं, जिसमें एक वैकेंसी एसीएफ के साथ पोस्टपोन्ड हुई थी, उसमें पुराना करंट अफेयर आया है। उसी प्रकार एक एग्जाम आपका होता है 2020 के अगस्त में, और जिसकी वैकेंसी 2020 में ही आती है, उसमें भी 2019 करंट अफेयर के सवाल पूछे गए हैं। तो सेफर साइड को ध्यान में रखते हुए आपसे मैं मेरी तरफ से यही मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मार्च अप्रैल 2019 से जनवरी 2021 तक का राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तर करंट अफेयर कवर करके चलें, सेफर साइड को यहां पे मेंटेन करते हुए, सेफर साइड पे चलते हुए आप मार्च 19 से जनवरी 21 तक करंट अफेयर पूरा कवर करके चलें। सवाल कैसा भी आए आप यहां पे सेफ रहेंगे। टाइम आपको 124 दिन का मिल गया है, 124 दिन के स्पैन में आपके पास टाइम है। आप डेली बेसिस पे 15-20 मिनट राजस्थान करंट अफेयर को और 15-20 मिनट आप इंडियन करंट अफेयर को देंगे, तो आपका आराम से ये सारा का सारा कवर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे कंपलसरी पेपर की। हमारा पेपर कंपलसरी, जीके का पेपर हमारा कंपलसरी पेपर है। जीके के पेपर के दो घटक हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 बेसिक कंपोनेंट, कन्वेंशनल पेपर, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर का मैंने डिस्कस आपसे कर लिया, करंट अफेयर का मैंने बता दिया कि आपको एटलीस्ट मार्च 19 से और जैन 2021 तक करंट अफेयर करना है। अब बात करेंगे कंपलसरी पेपर के, जो कन्वेंशनल है वहां पे कैसी अप्रोच रखी जाए। तो कन्वेंशनल जीके में 2 हिस्से हैं, राजस्थान का हिस्सा और इंडिया का हिस्सा। वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो कन्वेंशनल जीके में सिलेबस को तोड़ेंगे तो 2 हिस्से, ब्रॉडली 2 घटक निकलते हैं, राजस्थान प्लस इंडियन जीके। राजस्थान जीके की बात करेंगे तो कन्वेंशनल जो है, जो तथ्य बेस, जो फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं, जो चीजें आपको याद करनी है, करंट को छोड़ के थ्योरेटिकल जो चीजें हैं, उसमें सबसे पहले आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की बुक्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स जो हिंदी में ही उपलब्ध है। ये लोगों ने मुझसे पूछा कि हिंदी में ही, कि इंग्लिश में आती है कि इंग्लिश में नहीं आती। राजस्थान बोर्ड की बुक हिंदी में ही उपलब्ध है। रवि शर्मा जी, आपका जो सवाल है मैथ्स के साथ में, वो भी मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करूंगा, मैथ्स का भी मैं यहाँ पे रिप्लाई करूंगा, बायोलॉजी या जूलॉजी का भी रिप्लाई करूंगा। जो मैंने एक्सपर्ट से कुछ बेसिक बात सीखी है वो मैं आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो 9 से 12th क्लास तक का आरबीएसई बोर्ड की बुक्स को फॉलो कीजिए, टारगेट लेके, टारगेट बेस्ड अप्रोच करना है, टारगेट के हिसाब से चलना है, टारगेट को नहीं छोड़ना। याद रखिए हर दिन इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने डेट है, लक्ष्य आपके सामने है, उसको आपको भेदना है। तो मैक्सिमम एक महीना मैक्सिमम टाइम दिया है। आरबीएसई बोर्ड की बुक्स को आप 9 क्लास से 12th क्लास की किताबों को बेसिक तौर पे कवर कर लीजिए। इजी पतली पतली किताबें हैं, आराम से एक महीने में, अगर आपने पहले बेसिक कुछ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तो भी एक महीने में बेसिक ये किताबें कवर हो जाएंगी। सारा सिलेबस
जो है वो आपका इसमें जो हिस्ट्री का या जो मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और सारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसमें से, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो जो सिलेबस की चीजें हैं वो आप यहां से फैच करके देखेंगे। एक महीने का टारगेट लेके चलिए, आरबीसी बोर्ड बुक्स को पहले खत्म कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान जीके के लिए जो हमेशा कहता हूं मैं, आप किसी भी कन्वेंशन को फॉलो कीजिए। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो किताब मैंने देखी या जो मुझे लगा कि इस किताब में मैटर अच्छा दिया है, तो लक्ष्य बुक, राजस्थान की लक्ष्य बुक पार्ट 1 पार्ट 2, लक्ष्य बुक पार्ट 1 पार्ट 2, इसको फॉलो कीजिए। राजस्थान जीके का सिलेबस वाइड है, मल्टी डायमेंशनल है, और यहाँ पे टेंडेंसी हम सबकी रहती है चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, टेंडेंसी रहती है कि हम भूल जाते हैं, उसको फॉरगेट करने की टेंडेंसी रहती है। तो बेसिकली उस टेंडेंसी को कैसे ओवरकम करें, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र रामबाण है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो ही एकमात्र रास्ता है राजस्थान जीके को कवर करने के लिए। आप डेली बेसिस पे ईमानदारी से ऑनेस्टली प्रैक्टिस कीजिए, तो टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग जो है वो ओवरकम हो जाएगी यदि आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप इस लक्ष्य बुक्स को, जो कि हिंदी में ही उपलब्ध है, मैं अगेन बोलूंगा हिंदी में ही उपलब्ध है, इंग्लिश वर्जन नहीं आता, तो जो इंग्लिश माध्यम के जो कैंडिडेट्स हैं वो आसानी से समझेंगे, बहुत टिपिकल वर्ड्स नहीं है, समझ में आपको आ जाएंगे। यहां पर आप डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए कि जो चीजों को कंप्लीटली कवर करने की, कंप्लीट का मतलब यहां पे कंप्लीट है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, और कंप्लीटली का मतलब कंप्लीट 100% कंप्लीट है। तो मैक्सिमम 2.5 मंथ्स, मैक्सिमम 2.5 महीने, 2.5 मंथ्स मतलब कि 75 डेज के अप्रॉक्स 5 जनवरी 2021 तक आपको लक्ष्य बुक पार्ट 1 पार्ट 2 सारी बुक नहीं पढ़नी। अगेन आपके सिलेबस में पॉलिटी नहीं है, वो पॉलिटी का सेगमेंट जो दिया है, पॉलिटिकल गवर्नेंस का सेगमेंट दिया राजस्थान का, वो आपको रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। 2.5 महीने का समय लेके चलिए, डेली बेसिस पे लगातार बार बार पढ़ना है, और 5 जनवरी 2021 तक आप कोशिश कीजिए कि दोनों पार्ट कंप्लीटली कवर हो जाएं, इसमें कोई भी गुंजाइश ना रहे, आपको कुछ सो के उठा के पूछे तो भी आप सवाल का जवाब दे सकें, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए 2.5 महीने बाद। लक्ष्य बुक को या धरोहर बुक को, जिसको भी आप फॉलो करते हैं राजस्थान के लिए, वो अच्छी बुक से फॉलो कर सकते हैं। इंडियन जीके के लिए, इंडियन जीके जो हमारा सेकंड सेगमेंट है कन्वेंशन के लिए, उसमें क्या अप्रोच, इंडियन जीके के लिए सबसे प्राइमरी थिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूपीएससी में पूरी हेल्प करती है, तो राजस्थान के एग्जाम में तो हेल्प करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्लास 9 से क्लास 10 6 7 की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 9th क्लास से 12th के उठाइए। यहाँ पे जियोग्राफी पर्टिकुलरली 11th और 12th, यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको इंडियन ज्योग्राफी किताब 11th क्लास प्लस 12th, 11 12 के एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, इसको पढ़िए। इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है फॉलो कीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 12 की, अगेन आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो ये याद कीजिए। दूसरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 45 डेज का टारगेट लेके चलिए कि 45 दिन में जो एनसीईआरटी की बेसिक किताब है, बेसिक बुक्स है, इनको एक बार आपने आपके आंखों के सामने से गुजर चुकी हो, इसके शॉर्ट कंपाइल्ड एक्सट्रैक्ट नोट बना के रख लीजिए, ताकि दोबारा आपको किताब ने पलटनी पड़े, वो नोट्स आपका पर्पस फुलफिल कर दें। तो एक नोट्स बनाइए 45 दिन के हिसाब से, कि जो आपका एनसीईआरटी की बेसिक आपके सिलेबस से चीजें जो लिखी हुई हैं उसको आप नोट करते चलिए। आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है क्लास 11 की, इसको 15 दिन का आपको टारगेट लेके चलना है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश वालों के लिए भी उपलब्ध है। तो फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी किताब क्लास 11 की, इसको 15 दिन के टारगेट लेके चलिए, टारगेट बेस्ड अप्रोच में खत्म करने का कोशिश कीजिए। एक बार आपकी आंखों के सामने से जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो गुजर जाने चाहिए इन 15 दिनों में आर्ट एंड कल्चर के। देखिए रुचिका जी ने पूछा है, मैंने आपका अनअकैडमी पे 10 की 10 यूनिट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कवर करा दी है। रुचिका जी 10 की 10 यूनिट मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर करा दी है, और अभी मैं टेस्ट सीरीज, अभी जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें प्लान चल रहा है,
वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो मेरा अभी प्लान चल रहा है इस समय, वो मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा हूँ एसीएफ एफआरओ आरएस के लिए, पर अभी फोकस एसीएफ एफआरओ वैकेंसी पे है। जीके इन्वायरमेंट दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। 16 अक्टूबर से मैंने ये आपका स्टार्ट किया है और टारगेट बेस्ड अप्रोच में सारी यूनिट वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये एक बेसिक अप्रोच। उसके बाद जो कंपलसरी पेपर है ये आपका बेसिक, ये चीजें बेसिक तौर पे कवर कर रही है एनसीईआरटी किताब, और फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी। बेसिक तौर पे आपने बेसिक स्टडी में आपने बेसिक लेयर, एक लेयर आपने डेवलप कर ली जिसमें आपने एनसीईआरटी बुक्स को खत्म कर लिया। अगले चरण में सेकंड स्टेज में आप आइए एडवांस, सेकंड स्टेज में आइए एडवांस स्टडी पे, एडवांस बुक्स में। यहां पर आपको फॉलो करना है कन्वेंशनल जीके के लिए, इंडियन जीके के लिए कुछ थोड़ी सी एडवांस किताबें जो हमारे आरएस और यूपीएससी दोनों में काम आती है। तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताब अच्छी किताब है, आईपीएस अधिकारी राजीव भाई साहब ने लिखी है, राजीव भाई साहब की स्पेक्ट्रम किताब। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके बाद 30 दिन का टारगेट लेके चलें। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो मॉडर्न जो हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की जो आपके सिलेबस में चीजें मेंशन्ड है वो 30 दिन में डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। शर्त यह है डेली बेसिस पे ऑनेस्टली आपको रीड करना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में एडवांस लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे नितिन सिंघानिया, एडवांस लेवल में नितिन सिंघानिया की किताब, अगेन 30 डेज का टाइम लेके चलिए। और आर्ट एंड कल्चर की सिखाने, इसमें आपके सिलेबस के जो आर्किटेक्चर है, जो आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिफरेंट टॉपिक है, पेंटिंग है, आपके जो हमारे डांस फॉर्म्स है, म्यूजिक फॉर्म है, ये सब नितिन सिंघानिया में कवर किया हुआ है। ये डेटा आपको 30 दिन में कवर करके चलना है। तो ये हमारी बात रही कंपलसरी पेपर्स की। अब आते हैं ऑप्शनल में। काफी कैंडिडेट्स ने जो लगातार क्यूरी पूछी है, जैसे कि इन्होंने पूछा, आपके मैथ्स के लिए पूछा गया, विकास जी ने पूछा, गोस्वामी जी ने पूछा, तो इस सबके लिए एक जनरल अप्रोच, देखिए 14 ऑप्शनल पेपर हैं, 40 में ऑप्शनल पेपर है, तो एक जनरल अप्रोच अपन बनाते हैं कि बेसिकली किस तरह से हर ऑप्शनल पेपर में आपको स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी। नंबर 1 देखिए, आप लोग, मैं यही कह रहा हूं कि कोई किताब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ग्रेजुएशन की, जहां पर जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, हर कॉलेज में आपके प्रोफेसर ने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर की होगी, चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, चाहे आपने मैथमेटिक्स में किया हो, चाहे फिजिक्स में किया हो, चाहे आपने स्टैट्स में किया हो, बीएससी किया हो, तो बीएससी लेवल तक, एमएससी पे जाने की जरूरत नहीं है, बीएससी लेवल तक की या ग्रेजुएशन लेवल तक की आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पहले आप फोकस कीजिए। डेली बेसिस पे यहां पे आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है डेली बेसिस। मैंने कहा 6 घंटे आपको मिनिमम देने हैं ऑप्शनल पेपर के लिए, और उसमें आपको पहले टाइम रिजर्व रखना है। ग्रेजुएशन की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को आप पढ़िए, डायरेक्टली जंप करने की कोशिश मत कीजिए। किसी किताब को पढ़ के एक किताब पढ़ लिया, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को बेस बनाइए, उसी से आपकी प्रैक्टिस जो है वो लेयर बाय लेयर मजबूत होगी। जब आप ये बुक्स पढ़ रहे होंगे तो बेसिक जो चीजें टर्म्स आएंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी, उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स के लिए खास तौर पे जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, केमिस्ट्री, जो जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, जिनका केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, वो एनसीईआरटी बुक्स को 11वीं 12वीं की, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पीछे, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी बुक जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उससे मैच कराते हुए एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर देंगे, और उसके ऊपर लेयर चढ़ेगी आपकी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की। तो बेसिक काम आपको ये करना है कि 2 चीजें पहले करके चलिए, डेली बेसिस पे करना है, और एनसीईआरटी बुक को टारगेट बेस्ड अप्रोच लेते हुए 30 से 40 दिन में, 30 से 40 दिन में जो बेसिक टर्म्स है खत्म करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में एडवांस लेवल, बेसिक एडवांस लेवल में आप कर सकते हैं CSIR नेट की बुक्स, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बुक्स फॉलो कीजिए। ये CSIR नेट की बुक्स बहुत ऑथेंटिक बुक्स हैं, और ये भी स्टैंडर्ड एग्जाम होता है नेट का। तो यहाँ पे जिनका सब्जेक्ट बॉटनी है, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वाले जो निकित जी पूछ रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो ही बताऊंगा। स्केलिंग की बात पूछिए, स्केलिंग के बारे में भी एक मैं आपको यहाँ पे, स्केलिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया था, पर स्केलिंग का भी मैं डाउट आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि कैसे स्केलिंग होती है, क्या उसका एक है बेसिक बात, उसके बारे में करेंगे। तो CSIR नेट, तो निकित जी मेरा आपसे ये है कि CSIR नेट की बुक मैथमेटिक्स के लिए भी आती है, उसको फॉलो कीजिए। फिजिक्स
केमिस्ट्री वाले भी नेट की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे जाके थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है यूनिट्स, अधिकतर 10 यूनिट है या 12 यूनिट है, जो सिलेबस में यूनिट मेंशन है उससे आप डेटा को पिक करके यहाँ पे नेट की बुक्स को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए नीट के पेपर्स अच्छे से फॉलो करने हैं आपको। जिन लोगों ने बॉटनी जूलॉजी जो है ऑप्शनल चूज किया है, या जिनका जो ऑप्शनल इस तरह से एक बायोलॉजी ओरिएंटेड है, वो नीट के पेपर्स जो आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल रहते हैं और अच्छे सवाल रहते हैं, वो आपकी तैयारी में एक बेसिक नींव रख देंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का एडवांस लेवल है CSIR नेट या JRF के पेपर्स, प्रीवियस पेपर आप देखेंगे नेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, या बुक्स भी आप परचेस कर सकते हैं। RK गुप्ता की बुक्स आती है प्रीवियस पेपर की CSIR नेट की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टारगेट लेके चलिए 3 महीने में अभी आपके 124 दिन है, 90 दिन में आपको आज से 90 दिन में आपको एडवांस लेवल का ये जो ये लेयर है, ये यहाँ पे आपको फिनिश करनी है। 90 डेज का टारगेट ले चलिए, ये लेयर आपको यहाँ पे फिनिश करनी है विद इन द स्टिपुलेटेड 90 डेज फ्रॉम टुडे। अब इनका सवाल जो पूछा इन्होंने कि देखिए डिम्पल जैन जी, मिनिमम RAS का जो पूछना है एज का फैक्टर, RAS के लिए मिनिमम 21 साल एज है। RAS के लिए मिनिमम 21 साल एज है, 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसमें एलिजिबल नहीं है। 21 to 40 राजस्थान में जो भर्तियों का जो आपका एज का आंकड़ा है 21 से 40 साल है। यदि एज नहीं होती है तो आप जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय उससे एज का वो डेट और ईयर मेंशन करता है कि ये तारीख ये डेट होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल है। तो अगर 21 साल एज नहीं है, अगली भर्ती जो RAS की आएगी 2021 में, डिम्पल जी और निकित जी, जो आपकी 2021 में भर्ती आएगी, RAS की भर्ती बहुत जल्द जनवरी, मैंने ये इसका ACF का बताया, मैं आपको उसका बता रहा हूँ। RAS की भर्ती भी जैसे ही आपके RS 18 के इंटरव्यू जो कि दिसंबर में शेड्यूल्ड होने की पूरी संभावना है, आज फुल कमीशन की बैठक मीटिंग भी हुई है, तो जैसे ही आपके RS के इंटरव्यू खत्म होने के कगार पे होंगे, आपकी नई वैकेंसी RS की 2021 में आ जाएगी, और उसमें आप 21 साल के यदि हो जाते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये CSI नेट की बुक्स और क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करने हैं। जिनका बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी जो पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर्स फॉलो कीजिए। ऑल इंडिया PMT के जो पेपर्स होते थे और CSIR नेट के एडवांस लेवल के पेपर आपकी हेल्प करेंगे। 3 महीने का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। अब जो पूछा इन्होंने निकित जी ने, मैथमेटिक्स, जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है वो लोगों के लिए मैं ये बात बोलूंगा, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE के पेपर्स बहुत यूजफुल हैं। जिनका आपका जो आजकल ये एडवांस JEE के नाम से एग्जाम होता है, IIT JEE के पेपर्स, ये हेल्प करेगा मैथमेटिक्स वालों को। बेसिक लेवल पे बेसिक क्वेश्चंस की, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए रहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट्स, जो मेरा अनुभव IIT का दिया, IIT का क्वालिफाई किया, उस बेसिस पे मैं आपको कहूंगा कि ये जो बुक्स आती हैं IIT की JEE की, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं और उनके क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल क्लियर कर देंगे। उसके बाद लेयर जो ऊपर एडवांस चढ़ेगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, वो CSIR नेट के पेपर है। बस इतना ध्यान रखिए, टाइम बाउंड मैनर में चीजें कंप्लीट करनी है, समय आपको मिल गया है। अब देखिए लास्ट मंथ जो बचेगा आपका, ये जो लास्ट मंथ बचेगा आपका 90 दिन के बाद में, उस लास्ट मंथ में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, 90 दिन से मतलब 20 जनवरी से और 20 फरवरी का जो समय बचेगा उसमें आपने सिलेबस देख लिया है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। अब यहाँ पे आप इंटेंसिव वे में अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज पॉसिबल हैं, हर सोर्स से आप इंटेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए लास्ट मंथ में, फ्रॉम 20 जनवरी टू 20 फेब। अगेन आपको टाइम टेबल बना के जिस रूम में आप पढ़ते हैं वहां पे आप पेस्ट कर लीजिए और टाइम बाउंड मैनर में चीजों को कंप्लीट करते चलिए इन ए होलिस्टिक एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। देखिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर की। अब काफी कैंडिडेट्स का डाउट है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया, कुछ लेक्चर्स में और भी कवर किया है, कि जो ऑप्शनल पेपर है वहां पे UPSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का लिखा है कि उस तरह का पैटर्न आएगा। ये आप सब जानते हैं, ऑप्शनल पेपर में लाइन लिखी है, पेपर का स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रहेगा UPSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लेवल के। अब UPSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो पेपर होता है ऑप्शनल पेपर मींस वो होता है सब्जेक्टिव,
यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर होता है आपका मेंस का पेपर सब्जेक्टिव, तो आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव। कैसे उसको आप, ये मैंने जो टेस्ट सीरीज इन्वायरमेंट एंड जीके का लेक्चर बनाया था, यहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इस बारे में कि बेसिकली जो सब्जेक्टिव पेपर आपका है और ये पेपर एसीएफ का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे करें, कैसे यहाँ पे मिसमैच है। तो इसका जवाब मिलता है कि आपके जो कंफ्यूजन है ऑप्शन पेपर स्ट्रक्चर को लेके कि ये पेपर तो होता है ऑब्जेक्टिव और वो होता है सब्जेक्टिव, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस का पेपर। तो उसकी इक्वलेंस का मतलब जो यहाँ पे आपके प्रेस नोट में या फिर जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें लिखा है, उसका मतलब ये है कि जिस प्रकार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑप्शनल पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव वे में या इन डेप्थ कवरेज सिलेबस की बारीकियों को कवर करते हुए, इंट्रिकेसीज को कवर करते हुए सवाल बनते हैं, सवाल बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उसी प्रकार आपके एसीएफ के एग्जाम में ऑप्शनल पेपर में कॉम्प्रिहेंसिव आपको वे में स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शनल पेपर है आपका, कोई भी आपका, तुषार जी करंट अफेयर के लिए मैंने आपको गाइड कर दिया है। करंट अफेयर के लिए 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए फॉलो करना है आपको थोरोली, या तो क्रॉनिकल मैगजीन, या आपको फॉलो करना है इंडियन और उस इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। एनुअल एडिशन भी आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। राजस्थान करंट अफेयर के लिए सिंगल सोर्स मूवमल मैगजीन, काफी डेटा आपको राजस्थान का मिल जाएगा। बाई मंथली आती मूल मैगजीन, उसको आप कवर कीजिए राजस्थान करंट अफेयर के हिसाब से। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। तो ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो इक्वलेंस का है, ऑप्शनल पेपर में इक्वलेंस की बात की है, तो यहां पे इन डेप्थ कवरेज आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, यूपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सिविल सर्विस आपस में क्लब्ड है। मतलब कि सेम प्रिलिमिनरी एग्जाम है, चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस देना हो चाहे सिविल सर्विस का मेंस देना हो। इसका मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये मान के चलता है कि जो लेवल है वो इक्विवेलेंस है सिविल सर्विसेज के। तो आप ये बात भी इससे जज कर सकते हैं कि जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का लेवल सिविल सर्विस से इक्विवेलेंट है, तो यहां पर आरएएस का जो लेवल है, जो आरएएस का लेवल है वो एसीएफ के इक्विवेलेंट होगा, और वो पे में, पर्क्स में, फैसिलिटीज में किसी भी तरह से एसीएफ आरएएस एसडीएम से कम नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, काफी लोगों से मिला हूं, काफी लोगों, जब एग्जाम का ये मैटर चल रहा था, काफी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों से मिला हुआ, उनकी फैसिलिटीज, उनके पर्क्स, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो प्रमोशन का उनको बेनिफिट है, वो किसी भी प्रकार से एसडीएम से कम नहीं है। जो आपके तमाम एग्जाम पटवारी और रीट है उनसे काफी ऊपर ये परीक्षा है। L14 पे स्केल है। तो ये भी आप जज कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस का स्टैंडर्ड जो आपका आरएएस का पेपर आता है, आरएएस का पेपर के लाइंस पे ही आपके इसका जनरल स्टडी का पेपर आएगा एसीएफ का। सिर्फ 12वीं की किताबों पे, सिर्फ 12th की किताबों पे, स्टैंडर्ड बुक्स पे लाई करना कि मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं 12th क्लास की और मैं पेपर देके आऊंगा, ये अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, बेसिक आपको 12th की बुक से, 11th की बुक से बनाना है एनसीईआरटी की, लेकिन एडवांस लेवल पे आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्लस सीएसआईआर नेट के पेपर्स आपको देखने हैं, वो फॉलो करना है। पेपर टफ आ गया तो आप तैयार रहेंगे उस स्थिति के लिए। दूसरी बात, एक और जो देखिए कितने मंथ्स का पढ़ना है तुषार जी, मैंने वो बता दिया था आपको करंट अफेयर के लिए। मेरा पुराना स्लाइड देखिएगा जाके, मार्च मैंने पूरा एनालाइज किया है। स्टार्टिंग में आप लेक्चर देखेंगे तुषार जी, निकित जी, मार्च 19 से और जनवरी 2021, मार्च 19 से जन 21 तक का करंट अफेयर आपको यहाँ पे पूरा फॉलो करना है। उसके लिए मैंने आपको फैक्ट्स भी दिखाए थे आरपीएससी के, जो सवाल पूछे हैं अदर एग्जाम्स में, वहां पे साफ साफ हिंट मिलता है कि पुराना करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो आपका बन चुका है। अब नए चेयरमैन साहब यदि पेपर को चेंज करवा देते हैं तो अलग बात है, बट पुराना करंट अफेयर आने के चांसेस रहेंगे इस पेपर के अंदर। नया करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, बट पुराना करंट अफेयर भी पूछ सकता है, जैसा कि इसमें डेप्यूटी कमांडेंट के एग्जाम में या आपका दूसरी संस्कृत शिक्षा लेक्चरर वाला एग्जाम में पूछा गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो पैटर्न है उसको हम यदि ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे, चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, आरएएस का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पैटर्न को हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्चुअल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीधा सवाल पूछा जाता है आपसे, करंट बेस्ड डायरेक्ट अप्रोच, सीधा जवाब सिंगल वर्ड में। एक सवाल आते हैं आजकल बहुत सुर्खियों में बन गए, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, तमाम एग्जाम्स में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस का आतंक है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं आजकल डिफरेंट एग्जाम में, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे आपके आरपीएससी का अदर एग्जाम हो, वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
थर्ड अप्रोच होती है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और पैराग्राफ में बेस से आपसे पूछा जाता है कि पैराग्राफ में जो चीज लिखी है वो किसको डिस्क्राइब कर रही है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पैटर्न है। चौथा आपका मैच दी फॉलोइंग, लिस्ट ए लिस्ट बी, यहां पे आपको डेटा फैक्ट याद होने चाहिए। मैच दी फॉलोइंग आपके ऑप्शनल पेपर में, आपके कंपलसरी में, दोनों में आ सकता है। एक आपका पैटर्न होता है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि ऊपर असर्शन नीचे रीजनिंग। अब ये सवाल जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है खास तौर पे, और जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी प्रॉपर नहीं है, डीपली आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, तो सवाल सॉल्व नहीं हो, गलत होने की संभावना बहुत रहेगी। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में संभावना आप गैस कर सकते हैं, तुक्केबाजी, मास्टरगिरी, गैस वर्क चल जाएगा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में। लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में तुक्केबाजी, मास्टरगिरी नहीं चलती। वहां पे सब्जेक्ट को आपने जितना डीप में पढ़ा है वो आपको हेल्प करता है। देखिए इस तरह के सवाल, अगर आपका पेपर ईवीएस जो हम टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी के प्लस पे, मैंने जस्ट 16 अक्टूबर स्टार्ट की है, वहां पे इस तरह के सवालों की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के सवाल जीके में भी आपकी कवर कराया जाए। अब देखिए आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, जहां तक जिनका पेपर इन्वायरमेंट ऑप्शनल है, वहां पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक पोर्शन है। यूनिट 8 वहां पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है एक पोर्शन दिया हुआ है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक टॉपिक आता है वहां पे कार्टोसैट सैटेलाइट। कार्टोसैट सैटेलाइट बेसिकली रिमोट सेंसिंग पे ऑपरेट करता है। तो ये सवाल इस तरह के जब 1 2 3 4, अब आपको पूछा जाता है सवालों में कि आपको करेक्ट कोड चूज करना है इन चारों में से। जब तक आपको इन चारों के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है, आपका सवाल सही नहीं होगा। तो सवाल सही करने के लिए, इस तरह के सवालों के लिए, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको, चाहे कोई भी ऑप्शनल पेपर हो आपका, उसमें आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस हम अनअकैडमी पर करवा रहे हैं। तो ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन जो सीरीज चल रही है, वहां पे क्वेश्चन देकर फिर उसका एक्सप्लेनेशन, सवाल और साथ में एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी तैयारी इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो जाए, किसी भी तरह का टॉपिक में कोई सवाल ना छूटे। उसी प्रकार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे पूछ लिया जाता है कोई एनिमल वनरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्क्राइब करा हुआ है, वो कौन से नेचुरल हैबिटेट के अंदर मिलेगा, 4-5 आपको स्टेट्स के नाम दिए होते हैं, करेक्ट कोड। अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किसी भी ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। यहां पर भी आपकी थोरो और डीप स्टडी ही काम आएगी, तुक्केबाजी, मास्टरगिरी से काम यहां पे नहीं चलेगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर बनाया, यहां पे मेरे बनाने के पीछे एक पर्पस ये था आपका कि अभी आपके पास 124 दिन का समय सफिशिएंट है। इस समय का जो टाइम बाउंड मैंने बताया आपको कि 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में जो चीजें कवर करनी है, अपने रूम में जहां पर आप पढ़ते हैं, स्टडी रूम में, वहां पे आप एक पेपर पेस्ट कर लीजिए और उसको लिखते चलिए कि आज मुझे ये चीज पढ़नी है, और उसको टारगेट वे में खत्म करने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि अगले दिन आपका लोड ना बढ़े। यदि आप टाइम बाउंड में खत्म करेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम से पहले बहुत आप ईज महसूस कर रहे होंगे, और यदि आपने इंटेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे और एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा कोड NAV10 इस्तेमाल करने से अनअकैडमी का जो ऐप है वहां पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। RAS के लिए भी फोकस करेंगे। तो बेसिकली निकित जी और आप सभी लोगों को धन्यवाद। 124 दिन का टारगेट बेस अप्रोच लेके चलिए, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। आप आने वाले जो आपने जेईई का एग्जाम फॉर्म भरा है, आपने पटवारी का फॉर्म भरा है या अदर एग्जाम्स के फॉर्म भरे हैं, तो आप अपनी तैयारी में बीच में समय ऐसा भी निकालिए, यदि उन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हमारे स्टेट में है, ये फैक्ट बात है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अदर एग्जाम्स के फॉर्म आपने भरे हैं, लाइक आपका दिस पेपर, पटवारी का पेपर 10th 12th 24 जैन को ड्यू है, और यदि आपने और एग्जाम आरपीएससी जेईई का पेपर एक ड्यू है आपका दिसंबर में, और कुछ एग्जाम एसएससी जेईई के भी हैं, यूपीएससी के पेपर भी मेंस के आपके जनवरी में होंगे। तो आप प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं तो टोटल इस हिसाब से करते चलिए कि ये तैयारी का बीच में समय निकाल के उनको भी देखते रहिए, क्योंकि छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को छोड़ देंगे तो नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। एग्जाम की कोई गारंटी नहीं होती किसी भी एग्जाम की, लेकिन अपनी ईमानदारी से ऑनेस्टली प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कवर करते हैं, तो काफी चांसेस, काफी प्रोबेबिलिटी एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो इसी के साथ मैं आपको सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। आप बहुत ईमानदारी से मेहनत कीजिए। हम लोग जो सपोर्ट हो सकता है लेक्चर्स के माध्यम से या फ्री क्लासेस के माध्यम से आपको करते रहेंगे। और आपका दिन शुभ रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।